Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video, we will be covering last part of chapter number 18 of ACCA F7, and the name of the chapter is Consolidated Statement of Profit and Loss. ठीक है, तो इस चैप्टर के हमारे सिर्फ दो पार्ट्स रह गए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो करके इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें सारे पार्ट्स मोस्टली कवर हो जाएंगे एंड आई होप ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा. तो नेक्स्ट पार्ट इज मिड ईयर एक्विजिशन. सो मिड ईयर एक्विजिशन क्या होता है? जैसे ये है पेरेंट कंपनी और ये है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, या सॉरी, दिस इज 1 अप्रैल 19, दिस इज 31 मार्च 20. पेरेंट कंपनी ने, ध्यान से सुनना, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को बीच में कहीं एक्वायर किया है. इट कुड हैव बीन हेयर, इट कुड हैव बीन हेयर, कहीं भी बीच में एक्वायर किया है. तो अगर मिड ईयर एक्विजिशन हुआ है तो इन दिस केस हमारी कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस आएगा? तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है. हम जब टोटल करेंगे, एक होता है पेरेंट का, एक सब्सिडरी का, बहुत सिंपल है. पेरेंट प्लस जो भी पेरेंट की फिगर है प्लस सब्सिडरी को प्रोपोर्शनेट कर देंगे, जो भी सब्सिडरी की सारी फिगर्स हैं उसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे इन नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम परचेज टिल रिपोर्टिंग. जिस डेट को एक्वायर किया है उस डेट से रिपोर्टिंग तक जितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं उसमें प्रोपोर्शनेट कर देंगे. लेट्स से अगर 7 मंथ्स हैं तो जो भी सब्सिडरी की फिगर्स होंगी, पेरेंट प्लस सब्सिडरी की फिगर जो भी, जैसे सेल्स है, इंटू 7/12 उसको ऐड कर देंगे. इसका मतलब क्या है? अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को मिड ईयर में एक्वायर किया है, इट मीन्स जब पेरेंट अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स बनाएगी तो वो उतने ही सेल्स दिखा पाएगी जितने एक्वायर करने के बाद हुए हैं. उससे पहले वाले सेल्स को दिखा ही नहीं सकते. तो एक्वायर करने के बाद जितनी सेल्स हुई हैं उसी सेल्स को वो बुक्स में दिखा सकते हैं, ठीक है ना. ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी दूसरी फर्म की बुक्स बनाऊंगा तो जिस दिन मैंने एक्वायर किया है उसके बाद वाली सारी फिगर्स दिखाऊंगा ना, क्योंकि इससे पहले तो मैंने एक्वायर ही नहीं किया था. तो इससे पहले जब एक्वायर ही नहीं किया था तो इससे पहले वाली फिगर तो मेरी है ही नहीं, मेरा कोई रोल ही नहीं है उसमें पेरेंट का. सो दैट्स हाउ वी बाइफिकेटेड, ठीक है. सो मेन मिड ईयर एक्विजिशन की कैलकुलेशन में यही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. बाकी जब मैं क्वेश्चन करूंगा उसके बाद बताऊंगा अभी. सो दिस इज जस्ट द इफेक्ट ऑफ मिड ईयर एक्विजिशन कि जब भी हम मिड ईयर एक्विजिशन करते हैं तो सब्सिडरी की फिगर्स को प्रोपोर्शन कर देते हैं इन नंबर ऑफ मंथ्स. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ये क्वेश्चन गाइस. अभी मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये अंडरस्टैंडिंग मैं एक, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं. इसी क्वेश्चन में एक इस पॉइंट को ऐड करके इन्होंने एक पूरा सॉल्यूशन करा हुआ है, तो मैं वो वाला क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, ठीक है. सो देखो, नेक्स्ट पार्ट इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ सब्सिडरी. अगर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमें सब्सिडरी की दी हुई है तो उस केस में व्हाट वी विल डू, मतलब नॉर्मल तो दिया ही हुआ है प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दी हुई है, तो इसका भी सेम वही रूल है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है. वो इनकम हम एज इट इज़ कंसोलिडेशन में डाल देंगे प्रोपोर्शनेट करके नंबर ऑफ मंथ्स में, अगर मिड ईयर एक्विजिशन हुआ. सेम चीज़ जैसे हम करते आए हैं. हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे टोटल प्रॉफिट आ जाएंगे. दिस इज टोटल प्रॉफिट. सो पॉइंट इज, जब हम एनसीआई निकालेंगे, एनसीआई की दो डिफरेंट कैलकुलेशन होगी. एक कैलकुलेशन होगी जस्ट टू शो कि इस प्रॉफिट में एनसीआई का कितना शेयर है, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव मिला के टोटल में एनसीआई का कितना शेयर है. अभी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सिडरी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू एनसीआई के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर सब्सिडरी की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है तो उसके बाद हमें टोटल प्रॉफिट्स मिल जाएंगे जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. इस फिगर को भी हम अलग से एनसीआई में बाइफिकेट करेंगे. तो बेसिकली हमें दो तरह से प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा कि इस प्रॉफिट की क्या बाइफिकेशन है और इस प्रॉफिट की क्या बाइफिकेशन है. बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है. इसका मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन तुम्हें कराता हूं, उससे बहुत इजीली समझ आ जाएगा. अब देखो क्वेश्चन क्या है यहां पे गाइस. सो यहां पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में
कि जो टेक्सचर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 है उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है विच रिलेट्स टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. So Salt's land increased by value of 500. So this is other comprehensive income over its value on the date of acquisition, and there was a loss on its financial asset held at fair value through comprehensive income और 100 का हमारा है loss. ये है हमारा loss, ये है हमारा profit. ठीक है. जो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, Salt's land increased the value by 500 over its value एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस डेट को एक्वायर किया था उस दिन उसकी वैल्यू बढ़ी है, तो ये पूरी की पूरी हमारी इनकम हो जाएगी कंसोलिडेशन में. देयर वॉज अ लॉस ऑन इट्स फाइनेंशियल एसेट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर दिस, और एक हमारा ये लॉस हुआ है. अब पॉइंट इज जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन हमारी वैल्यू बढ़ी है, ये तो हमारी पूरी पूरी इनकम बन जाएगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. लेकिन जो ये लॉस है ये पूरे साल का है. तो टेक्सचर अंडरस्टैंडिंग 3 में अगर मैं देखूं, पेपर बॉट 70% ऑफ सॉल्ट ऑन 1 जुलाई 2016 और हम बुक्स बना रहे हैं 31 मार्च 2017, मतलब 9 मंथ्स की बुक्स हैं ये. सो 9 मंथ्स हमारा जो हमें ये जो लॉस दिया हुआ है, ये लॉस दिया हुआ है टोटल. तो मुझे इसको भी प्रोपोर्शन करना पड़ेगा. तो 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सो दिस इज 75. तो 75 का मेरा आ गया अदर कॉम्प्रिहेंसिव लॉस. तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 500 minus 75, that means 425 का मैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड कर दूंगा जो नॉर्मल मैं कंसोलिडेटेड बुक्स बनाऊंगा. तो पहले हम पूरी कंसोलिडेटेड बुक्स बनाते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. पेपर बॉट 70% ऑफ सॉल्ट ऑन 1 जुलाई. तो अगर मैं ये देखूं, बुक स्टार्ट होती हैं 1 अप्रैल, 31 मार्च, 1 जुलाई को एक्वायर किया है, दैट मीन्स ये है 9 मंथ्स. तो सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये 9 मंथ से प्रोपोर्शन हो जाएंगी. एवरीथिंग विल बी प्रोपोर्शन बाय 9 मंथ्स. तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12, इंटू 9 डिवाइड बाई 12, इसको तो चलो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इंटू 9 डिवाइड बाई 12, इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी नहीं होगी प्रोपोर्शनेट. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस इंटू 9 डिवाइड बाई 12. तो जो भी इसके एक्सपेंसेस हैं सब्सिडरी के, वो सारे हम इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कर देंगे. ठीक है. अब आती हैं एडजस्टमेंट्स. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार 31200 प्लस, पहले मैं प्रोपोर्शन दिखाता हूँ, 10400 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सो दैट इज प्लस 7800. 17800 प्लस 5600 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट इज 4200. उसके बाद 8500 प्लस 3200 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दिस इज 2400. इनकम टैक्स 2100 प्लस 500 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट इज 375. तो इन चारों चीज़ों को मैंने प्रोपोर्शन कर दिया. जो प्लस माइनस चीज़ें करनी है वो मैं अभी तुम्हें आगे जाके बताऊंगा. ठीक है. जो भी प्लस माइनस होंगी चीज़ें वो हम करेंगे आगे जाके. अभी तुम्हें आई होप ये पार्ट समझ आ गया होगा. एडजस्टमेंट्स अब देखते हैं. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑन 1 जुलाई 2006 an item of plant in the books of salt has fair value of 5000 in excess of its carrying amount. कि जिस डेट को हमने एक्वायर किया था उस दिन सब्सिडरी कंपनी की कोई एसेट की वैल्यू 5000 से ज़्यादा थी. At this time the plant had remaining life of 10 years. Depreciation is charged to cost of sales. अब हमें इस पर depreciation निकालनी पड़ेगी. Additional value is 5000, depreciation 10 years, so divide by 10, that means 500 is the depreciation each year. 500 is the depreciation each year. हमने, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 1 अप्रैल, 31 मार्च, 1 जुलाई. हमने एक्वायर किया है 1 जुलाई को. तो अगर हमने 1 जुलाई को एक्वायर किया है तो डेप्रीसिएशन जो है ये तो पूरे साल की है, तो ये भी 9 मंथ्स की लगेगी. तो 500 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 500 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स डेप्रीसिएशन मेरी कितनी होगी, 375. तो दिस इज एडिशनल डेप्रीसिएशन. तो एडिशनल डेप्रीसिएशन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था,
कॉस्ट ऑफ सेल्स में 375 मेरा एडिशनल डिप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। डन, इसका इफेक्ट, और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड सॉल्ट सोल्ड गुड्स टू पेपर फॉर 4400 के गुड्स सेल किए हैं। यहां इन थाउजेंड्स में है। गाइज आई थिंक इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। दिस इज नॉट इन थाउजेंड्स, ये इन थाउजेंड्स नहीं है। ये फिगर्स याद रखना, ये इन थाउजेंड्स नहीं है, क्योंकि इससे पूरा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ये इन्होंने क्वेश्चन में गलती से इन थाउजेंड्स लिखी हुई है। तो 4400 के गुड्स जो हमारे हैं वो इंटर सेल है आपस में पोस्ट एक्विजिशन के बाद ये सेल हुई है। तो ये सेल 4400 हमारी सेल में से भी माइनस हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी माइनस हो जाएगी। इस पार्ट का इफेक्ट हो गया। आगे, ऑफ दिस 500 was included in inventory of paper at the year end. Salt earned 35% margin on its sales. मतलब इसमें अभी भी 500 के गुड्स इन्वेंट्री में पड़े हैं, तो हमें इस पे अनरियलाइज प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 500 इंटू 35 डिवाइड बाई 100 विच इज 175। मार्जिन मीन्स ऑन सेल्स, तो 500 का 35% निकाल दूंगा, तो 175 इज प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। अब तुम सोच रहे होगे सर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, इसको हमने प्रोरेट क्यों नहीं किया? ये जो सेल्स थी 4400, इसको क्यों नहीं 9 डिवाइड बाई 12 किया? उसका रीजन ये है, ये जो सेल्स हुई हैं ये एक्विजिशन के बाद हुई हैं। ये सेल्स एक्विजिशन से पहले नहीं हुई, एक्विजिशन के बाद हुई हैं। इन्वेंट्री में जो गुड्स पड़े हैं वो सारे उन स्टॉक के हैं जो एक्विजिशन के बाद सेल हुई हैं, इसीलिए इसको हम प्रोरेट नहीं करते। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ था उसमें फिगर्स पूरे साल की थी, तो दैट्स द केस। ठीक है, तो प्रोविजन अनरियलाइज प्रॉफिट, तो ये ऐड हो जाएगा 175। ठीक है, तो मेरी ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी। नेक्स्ट, goodwill amounting to 800 arose on acquisition of salt which has been measured using fair value method. Goodwill is to be impaired at 10% at the year end. Impairment loss should be charged to expenses. तो हमारा 10% गुडविल क्या हो जाएगी? इम्पेयरमेंट। गुडविल की इम्पेयरमेंट कितने से होगी? 10%। तो 800 का 10% इज 80, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में मेरा 80 ऐड हो जाएगा। वाई 80 पूरा? क्योंकि गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं? गुडविल कैलकुलेट ही हम यहाँ पे करते हैं। तो जब यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट की है तो इम्पेयरमेंट भी इसी पीरियड के लिए होगी। तो ये हमारी 10% यानी 80 गुडविल माइनस। सॉल्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 500 ऑन 1 जनवरी 2017। सॉल्ट ने डिविडेंड दिया 500 का 1 जनवरी 2017 को। अब देखो गाइस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब ये डिविडेंड इनकम है। अब सॉल्ट ने, ध्यान से सुनना, सॉल्ट ने 500 का डिविडेंड पे किया। अब 500 का जो सॉल्ट ने डिविडेंड पे किया ये सबको दिया होगा। इस 500 में पेपर को कितना मिला होगा और एनसीआई को कितना मिला होगा? जो डिविडेंड टोटल पे किया है। हाँ सॉरी, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया था बीच में। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि टोटल डिविडेंड सब्सिडी ने दिया था 500 का, तो 500 में पेपर का शेयर कितना होगा? दिस इज 70%। सो दिस इज 350 जो था, दैट वाज द डिविडेंड जो सॉल्ट ने पेपर को दिया था। सॉल्ट ने पेपर को जो डिविडेंड दिया था वो था 350। तो ये इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है और डिविडेंड ऑब्वियसली बाद में दिया है, तो ये डिविडेंड मेरा यहां से माइनस हो जाएगा। 2000 माइनस 350 के डिविडेंड इंटर ग्रुप है, तो यहां से मैं वैल्यू माइनस कर दूंगा। इसका इफेक्ट भी हो गया, इसका भी हो गया। अब पहले इसको क्लोज करते हैं जल्दी से। सो 31200 प्लस 7800 माइनस 4400, तो ये आती है मेरी कॉन्सॉलिडेटेड 34600। 17800 प्लस 4200 प्लस 375 माइनस 4400 प्लस 175, सो दिस इज 18150। ये यहाँ से माइनस हो जाएगी, माइनस 34600, सो 16450। उसके बाद 8500
प्लस 2400 प्लस 80, सो दिस इज 10980, ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, तो ये मेरी वैल्यू आती है 5470। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम 2000 माइनस 350, तो 1650 मेरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, दिस इज इनकम। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस 5470, 7120 मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें टैक्स मेरा 2100 प्लस 375, दिस इज 2475, ये मेरा आ गया टैक्स। तो प्रॉफिट मेरा आ गया 7120 माइनस 2475, सो दैट इज 4645, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, अब सबसे पहले इस प्रॉफिट में से मुझे नॉर्मली मैं निकालता हूँ एनसीआई का शेयर कितना आएगा, तो एनसीआई का शेयर कितना आएगा, प्रॉफिट जो थे 1100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सो दैट इज 825। इसमें मेरी एडिशनल डेप्रिसिएशन जो फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन थी वो माइनस होगी, है ना। फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन मेरी क्वेश्चन में कितनी थी, 375, माइनस होगा इसमें प्रोविजन फॉर अनयूटिलाइज्ड प्रॉफिट, दैट वाज 175, और माइनस होगा यहाँ पे इम्पेयरमेंट, दैट इज 80। सो ये तीनों चीज़ें माइनस करने के बाद मेरी वैल्यू आती है, इसको मैंने प्रोपोर्शनेट क्यों किया, क्योंकि हमने साल के बीच में एक्वायर किया सब्सिडरी को, तो प्रॉफिट भी हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। 825 माइनस 375 माइनस 175 माइनस 80, सो दैट इज 195। तो उसको एक्वायर करने से लेके रिपोर्टिंग पीरियड तक टोटल एक्चुअल प्रॉफिट इतने थे। इस प्रॉफिट का एनसीआई का शेयर कितना है, दैट इज 30%, क्योंकि 70% एक्वायर किया था, सो दिस इज 58.5। तो 58.5 हो जाएगा एनसीआई का शेयर, एंड 4645 माइनस 58.5, तो 4586.5 ये हो जाएगा शेयर ओनर का। ठीक है, सो दैट इज द सिंपल पार्ट जो अभी तक हमने देखा था कि 4586 हो जाएगा ओनर का पार्ट और ये हो जाएगा एनसीआई का पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं तुम्हें बोलूं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी ऐड करना है कंसोलिडेटेड में, तो 4645 मेरे से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस मैं कर दूंगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो इस क्वेश्चन में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 500 माइनस 75 जो मैंने यहां करा था, 500 माइनस 75, 425 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और जो मेरी प्रॉफिट इंक्लूडिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मेरी आ गई 4645 प्लस 425, दैट इज 5070। अब इसमें से भी मुझे एनसीआई का शेयर निकालना पड़ेगा। तो एनसीआई का शेयर कैसे आया था, पहले आया था एनसीआई का शेयर 58.5 ये वाला इस प्रॉफिट में, प्लस जो एडिशनल सब्सिडरी का प्रॉफिट है 425, इसका भी 30%, दैट इज 127.5, सो 58.5 प्लस 127.5, सो दैट इज 186। सो एनसीआई का शेयर हो गया 186 और ओनर का हो गया यानी पेरेंट कंपनी का हो गया 5070 माइनस 186, दैट इज 4884। दोबारा बता तो मैंने फिगर कैसे निकाली, जब मैंने यहां तक कैलकुलेट किया था इस पे मैंने एनसीआई का शेयर ऑलरेडी निकाल दिया था जो मैंने इससे पहले लिखा था सारा। उस एनसीआई के शेयर में अब जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उस वाले पार्ट पे भी जो एनसीआई था वो मैंने इस एनसीआई में ऐड कर दिया, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई इतना हो गया। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई माइनस करके पता लग गया कि ओनर का टोटल कितना शेयर है, एंड दैट्स इट। यही है पूरे चैप्टर में और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो ये वाले जो क्वेश्चन मैंने बड़े बड़े करे हैं 2-3 बार इस क्वेश्चन को देख लेना, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सो इजी, जस्ट थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बना के। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।